गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सब स्टेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। हम कल पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनका क्लासिफिकेशन किया था। आज हम सेकंड कैटेगरी के अनुसार उसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर्स। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है इंडोर सब स्टेशन, दूसरा हो गया आउटडोर सब स्टेशन, तीसरी कैटेगरी होगी इसकी अंडरग्राउंड सब स्टेशन, और फोर्थ कैटेगरी होगी इसकी पोल माउंटेड सब स्टेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोर सब स्टेशन। इंडोर सब स्टेशन सामान्यतया 11 kV तक की रेटिंग के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के जो उपकरण लगते हैं इसके अंदर, वो जो सारे के सारे हैं, क्योंकि ये इंडोर टाइप का सब स्टेशन है तो इसमें सारे उपकरण इंडोर में लगेंगे। इस कारण से सामान्यतः हम उसको 11 kV तक के लिए प्रयोग में लेते हैं। इससे ज़्यादा के लिए चूँकि इंसुलेशन ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ ही साथ जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्यतया 11 kV तक के लिए इंडोर सब स्टेशन डिज़ाइन किए जाते हैं। ये सब स्टेशन ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बाहर जो है अच्छी नहीं होती है, वहाँ इम्प्यूरिटीज होती है और स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेस हमारे पास कम होता है, तो इस प्रकार के सब स्टेशन बनाए जाते हैं। देखिए इसका लेआउट डायग्राम आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। ये 2 प्रकार के लेआउट बनाए हैं। ये ऊपर वाला जो है, इसमें देखिए ये डोर है, ये वाला ये डोर है। 2 ट्रांसफार्मर है, इनको हॉल के एक साइड में स्ट्रक्चर बना के, फाउंडेशन स्ट्रक्चर बना के, और यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। चारों तरफ जो है नाली होती है जिसके अंदर केबल डालने का प्रोविजन होता है। बिल्कुल एक तरफ देखिए, दोनों ट्रांसफार्मर के बाद इस एक तरफ देखिए राइट में, पहले के लिए सर्किट ब्रेकर, HT पैनल, इसी प्रकार सेकंड के लिए सर्किट ब्रेकर और बस बार होती है, बस बार अरेंजमेंट होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल एक तरफ किया हुआ है, दोनों तरफ वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, और इंचार्ज जो है बीच में अपना स्पेस लेके बैठता है। बाकी सारे इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, चार्ट्स, ये सब एक तरफ लगे रहते हैं। LT पैनल एक तरफ लगा होता है। तो ये सिंपल इसका लेआउट डायग्राम है। इसी प्रकार से एक और लेआउट डायग्राम जो है ये दिया हुआ है नीचे। इसमें हमने जो है सेपरेट दोनों साइड में सेक्शन बना के ट्रांसफार्मर दोनों बीच में बनाए हैं, और इनका कंट्रोलिंग जो है सर्किट ब्रेकर और पैनल वगैरह जो है दोनों साइड में लगा रखे हैं, और LT पैनल को वापस बीच में लाके यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से हम आउटगोइंग फीडर निकालते हैं। तो ये सिंपल इंडोर टाइप सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम है। इसका देखिए 3 लाइन डायग्राम इंडोर सब स्टेशन का, ये इस प्रकार से होता है जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। ये देखिए लाइन, इनकमिंग लाइन, सबसे पहले हमने लगा रखा है TPMO, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। उसके बाद में आपने देख रहे हैं फ्यूज लगा रखे हैं, जो ये 11 kV के लिए बनाया हुआ है। तो ये देखिए 11 kV के लिए फ्यूज लगे हुए हैं। वहाँ से लाइन निकल के आती है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से जो है 400 वोल्ट की जो लाइन निकलती है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 11/0.4 kV। यहाँ से जो है
400 वोल्ट की लाइन निकलती है। ये 3 लाइन डायग्राम है, तीनों लाइंस निकल रही है। यह हमें प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देखिए, और ये सर्किट ब्रेकर और प्रोविज़न किया हुआ इंडिकेटिंग लैंप्स ये लगा रखे हैं। सीटीज़ लगी हुई है कंट्रोल के लिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए हम यहाँ से जो है CTPT लगा रखी है। और यहाँ से जो है आइसोलेटिंग स्विच भी लगा हुआ नीचे। यहाँ के बाद ये बस बार बना रखी है, 400 वोल्ट वाली बस बार, और यहाँ से हम जो है सेपरेट फीडर निकाल रखे हैं। ये देखिए, फीडर नंबर 1, फीडर नंबर 2, फीडर नंबर 3 एंड फीडर नंबर 4। तो ये 400 वोल्ट के फीडर्स निकले हुए हैं। तो इस प्रकार जो है ये इसका 3 लाइन डायग्राम हो गया इंडोर टाइप सब स्टेशन। अब आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन के सेकंड कैटेगरी में किया जो आउटडोर सब स्टेशन। फर्स्ट हो गया इंडोर सब स्टेशन, अब देखिए आउटडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन मीन्स जैसा कि नाम से लग रहा है बाहर बनाए जाते हैं, और चूंकि वहाँ हमारे पास स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होती है तो हायर वोल्टेज के 33 एंड अबव के लिए जो है आउटडोर सब स्टेशन सामान्यतः बनाए जाते हैं। इसमें सारे के सारे इक्विपमेंट बाहर लगाए जाते हैं, क्योंकि जब हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं 33 एंड अबव, तो द क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्विचेस, सर्किट ब्रेकर, अदर इक्विपमेंट, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के लिए जो है उपकरण हम बाहर ही लगाए जाते हैं। तो ये से सब स्टेशन को हम आउटडोर सब स्टेशन बोलते हैं। जितने भी सामान्यतः हम सब स्टेशन देख रहे हैं कॉमनली जो है ये सारे के सारे आउटडोर सब स्टेशन हैं। आपने बाहर देखे होंगे आपके विलेज में, आपके कस्बे में, और यहाँ पे जो भी देखते हैं हम ये सब आउटडोर सब स्टेशन है। थर्ड वन है अंडरग्राउंड सब स्टेशन। अंडरग्राउंड सब स्टेशन जो है अंडरग्राउंड करके बनाए जाते हैं, और ऐसा जो है बहुत बड़े शहर जहाँ हमारे पास स्पेस की बहुत कमी होती है, नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलेटेड सिटीज़, थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़ है जहाँ हमारे पास लैंड की बहुत कमी रहती है, और लैंड की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जो है ये लैंड इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती। इस प्रकार के स्थान पे हम अंडरग्राउंड सब स्टेशन बनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये अंदर लगभग सिमिलर होता है इंडोर सब स्टेशन के जैसे ही। सारे इक्विपमेंट जो है अंडरग्राउंड उसमें लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक तो कूलिंग और एक इंसुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे जो है स्पेशल प्रिकॉशंस करते हैं वहाँ कूलिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए और इंसुलेशन के लिए। ये सामान्यतः हमें अपने यहाँ इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे, कॉमनली नहीं मिलेंगे, कहीं स्पेशली हो सकता है। और लास्ट कैटेगरी आती है पोल माउंटेड सब स्टेशन। यह भी एक तरह से आउटडोर सब स्टेशन ही है, चूँकि बाहर बनाए जाते हैं, और सारे के सारे जो इक्विपमेंट होते हैं पोल माउंटेड में वो सब उसी 2 पोल के स्ट्रक्चर पे होते हैं। चूँकि 2 पोल को खड़ा करके और असेंबली बनाते हैं, तो उसका जो डिज़ाइन है वो इंग्लिश के H आकार के जैसा दिखता है, इसलिए इसको पोल माउंटेड को हम H पोल माउंटेड सब स्टेशन भी कहते हैं। और कभी आपके पास ट्रांसफार्मर है, ज़्यादा कैपेसिटी का है, यहाँ ऐसा असेंबली किया कि वहाँ जो है बड़ा ट्रांसफार्मर रख दिया, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे जो क्या करते हैं पोल्स जो है H पोल के साथ साथ कभी कभी 4 पोल स्ट्रक्चर बना के भी ये सब स्टेशन बनाए जाते हैं। तो 4 पोल खड़ा करके और एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर वहाँ लगा दिए जाते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर एक ही बड़ा लगाते हैं तो उसको फाउंडेशन बना के और उसके वहाँ पे इसको बनाया जाता है। तो इस प्रकार के सब स्टेशन पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाते हैं। ये सबसे सस्ते सब स्टेशन कहलाते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली 2 खंभे खड़े किए, या 4 पोल बना रहे थे 4 खंभे खड़े किए, और उसके ऊपर चैनल्स फिट करके और उसके ऊपर ट्रांसफार्मर
और प्रोटेक्शन के लिए जो है आइसोलेटर, फ्यूज, ये वो जो है चीज़ें लगाई जाती है। ये सामान्यतः अप टू 11 kV तक के बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोकेलिटीज थ्रू सच टाइप ऑफ सबस्टेशन, जो आपने देखा होगा आपके एरिया में भी कहीं कॉलोनी में गली के बाहर इस प्रकार के सबस्टेशंस बने हुए हैं, तो वहीं से पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ 11 kV इनकमिंग रहती है और 400 वोल्ट जो है आउटगोइंग रहता है। 400 वोल्ट की लाइन जो 3 फेज लाइन है वो कॉलोनीज में फीड की जाती है। अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर सिंगल फेज का तो सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच से लेके उसको सप्लाई दी जाती है, और अगर 3 फेज का क्लाइंट है तो उसको 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तो उसको 400 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, और सिंगल फेज वाले को 230 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। पोल माउंटेड सबस्टेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन प्लेस्ड ओवरहेड ऑन पोल. It is the cheapest form of substation as it does not involve any building work. Transformer and other equipment are mounted on H-pole type or 4-pole type structure. 11 kV line is connected to the transformer through gang isolator and fuses. Gang isolator means TPMO, triple pole manually operated, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर सबसे ऊपर लगाए जाते हैं, इंस्टॉल ऑन द HT साइड टू प्रोटेक्ट द सबस्टेशन फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। देखिए इसका डायग्राम मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये है हमारे पास पोल माउंटेड सबस्टेशन और H पोल माउंटेड सबस्टेशन, जिसका डायग्राम है, और सेकंड वन है इसका स्कीमेटिक डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम। देखिए ये देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए हैं, इसके थ्रू होते हुए हमारे पास आइसोलेटर लगा हुआ है। ये जो आप आइसोलेटर देख रहे हैं, ये वाला आइसोलेटर, ठीक है, ये आइसोलेटर है। ये आइसोलेटर लगा के तो 11 kV यहाँ से सबसे पहले आइसोलेटर पे जाती है, थ्रू लाइटनिंग अरेस्टर होते हुए आइसोलेटर पे। आइसोलेटर से निकलने के बाद ये फ्यूज में जाती है। ये 11 kV के फ्यूज हैं। फ्यूज से निकल के जो है ये लाइन जो है 11 kV की लाइन ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है। अब देखिए इस डायग्राम में हम देख रहे हैं आइसोलेटर नीचे है, लेकिन सामान्यतः आजकल जो है आइसोलेटर लाइटनिंग अरेस्टर के बाद में ही लगा दिए जाते हैं। 11 kV देते हैं हम ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर से निकलती है LT 400 वोल्ट जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जाती है, और यहाँ से हम सेपरेट फीडर निकाल के 400 वोल्ट के अलग अलग फीडर जो है उनको सप्लाई दे देते हैं। ये जो ऑपरेटिंग हैंडल आइसोलेटर का ये नीचे होता है, आपने कभी देखा हो ऑपरेट करते हुए इसको। तो ये जो है ये हमारे पास H पोल माउंटेड सबस्टेशन का डायग्राम हो गया। इसका स्कीमेटिक कनेक्शन दे रखा है साइड में। देखिए 11 kV ओवरहेड लाइन आ रही है, सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ, फिर अब देखिए इस डायग्राम में हमने आइसोलेटर नीचे लगाया है, तो पहले फ्यूज लगा दिए, फ्यूज के बाद में आइसोलेटर लगा रखा है। लेकिन आजकल आइसोलेटिंग स्विच ऊपर लगाते हैं, ताकि जब भी अगर कोई भी फ्यूज उड़ जाता है तो आइसोलेटर के द्वारा इस पूरे सबस्टेशन को आइसोलेट कर दिया जाता है, और उसके बाद में फ्यूज को रिप्लेस किया जाता है। और इस केस में जो है फ्यूज अगर कोई ब्लो हो जाता है तो सबसे पहले हमें 11 kV फीडर को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में ये फ्यूज को रिप्लेस करते हैं, और आइसोलेटर के द्वारा हम ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, फ्यूज है, आइसोलेटर स्विच, ये कभी कभी चेंज हो जाता है। सामान्यतः इंडिया में आइसोलेटिंग स्विच ऊपर लगा हुआ है, फ्यूज बाद में लगे हुए हैं। फ्यूज से लाइन निकल के ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर से जो है LT निकलती है 400 वोल्ट। ये LT OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, और कभी कभी ये सामान्यतः ACB भी होती है, एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं, और कभी कभी फ्यूज यूनिट भी लगा रखी होती है, और वहाँ से हम 400 वोल्ट के सेपरेट फीडर निकाल लेते थे। ये सिंगल लाइन डायग्राम है H पोल माउंटेड सबस्टेशन का। ये देखिए 3 लाइन डायग्राम है आउटडोर सबस्टेशन का। वही इनकमिंग लाइन आ रही है सबसे पहले, फिर TPMO में जा रही है, उसके बाद फ्यूज यूनिट लगी हुई है। ये अभी इंडिया में प्रचलित लाइन का डायग्राम है। सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर,
उसके बाद में TPMO, उसके बाद में फ्यूज़ से लाइन निकल के ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के यहाँ मेजरिंग और इंडिकेटिंग लैंप्स लगे हुए हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, मीटर लगा रखा है, और यहाँ से लाइन निकल के LT आइसोलेटिंग स्विच लगा दिया, और उसके बाद में ये बस बार बना दी हमने LT की। तो यहाँ से हम चाहे जितने फीडर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई दे दी, तो ये बस बार अरेंजमेंट है, इसको आइसोलेट करने के लिए LT आइसोलेटिंग स्विच लगा हुआ है। तो ये जो है आउटडोर सबस्टेशन का 3 लाइन डायग्राम हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास पोल माउंटेड सबस्टेशन और उसका डायग्राम। तो इसमें जो है 11/0.4 kV ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो लगाते हैं, जिससे कि वोल्टेज जो है 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर का निकलता है। वोल्टेज बिटवीन N2 लाइन इज 400 वोल्ट, वेयर एज द वोल्टेज बिटवीन एनी लाइन एंड न्यूट्रल इज 230 वोल्ट। Oil circuit breaker installed on the LT side automatically isolate the transformer from the consumers in the event of any fault. अब आते हैं हम नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर सबस्टेशन। आउटडोर सबस्टेशन और इंडोर सबस्टेशन के बीच में हमें तुलना करनी है। कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन के लिए हमने ये 7 पॉइंट लिए हैं। तो ये टेबल बना के ये देखिए 7 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं स्पेस रिक्वायर्ड। देखिए आउटडोर सबस्टेशन में हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो स्पेस रिक्वायर्ड इज मोर। इंडोर सबस्टेशन में हमें कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो स्पेस रिक्वायरमेंट इज लेस। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, इसको इरेक्शन करने में कितना टाइम लगता है? तो आउटडोर के लिए बहुत कम समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे के सारे इक्विपमेंट हम बाहर लगाते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क कम होता है वह, जबकि इंडोर सबस्टेशन में जो है इरेक्शन के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, लाइन को अंदर लाना होगा, ये सारे काम होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इसमें मोर हो गया। फ्यूचर एक्सटेंशन भी, फ्यूचर में अगर हमको इसको एक्सटेंड करना पड़े तो उस पॉइंट को कंसिडर करें तो आउटडोर सबस्टेशन में ये काम बहुत ईजी है, क्योंकि स्पेस होती है, तो इजीली बस बार को अरेंजमेंट को हमने बढ़ाया और एक्सटेंड कर देते हैं। जबकि इंडोर में क्योंकि ये काम काफ़ी टफ हो जाता है, तो फ्यूचर एक्सटेंशन जो है आउटडोर में इजी रहता है, इंडोर सबस्टेशन में जो है डिफ़िकल्ट रहता है। फॉल्ट लोकेशन, फॉल्ट ढूंढना, फॉल्ट को लोकेट करना। आउटडोर में चूँकि सारे के सारे इक्विपमेंट आपको बाहर दिख रहे हैं, लाइन पूरी बाहर दिखती रहती है, विजुअली दिखता रहता है, तो फॉल्ट को ढूंढना बहुत ईजी रहता है, जबकि इंडोर सबस्टेशन में ये टिपिकल रहता है। कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो कैपिटल कॉस्ट में, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफ़ी कम है, इक्विपमेंट बड़े होते हैं लेकिन कॉस्टली ज़्यादा नहीं होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडोर सबस्टेशन में। इंडोर सबस्टेशन में जो है हमारे पास सारे इक्विपमेंट कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसुलेशन, इस लाइन के लिए इंसुलेशन इक्विपमेंट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो महंगे होते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट जो है आउटडोर सबस्टेशन की कम होती है, इंडोर सबस्टेशन की ज़्यादा होती है। ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकी तुलना करें तो आउटडोर सबस्टेशन जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत महंगे उपकरण नहीं लगे होते हैं, तो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, सारा काम विजुअल करते हैं। और इंडोर में जो है ये जो है ऑपरेशन थोड़ा इजी रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन, इसमें जो है आउटडोर सबस्टेशन में कम होता है, लेस रहता है, बिकॉज ग्रेटर क्लियरेंस कैन बी प्रोवाइडेड। हम क्या, स्पेस की कमी नहीं है, तो कंडक्टर्स के बीच में जो है गैप है, स्पेस है, वो ज़्यादा रखते हैं, तो इसमें जो है फॉल्ट होने की संभावनाएं कम रहती है, जबकि इंडोर सबस्टेशन में जो है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन ज़्यादा रहती है। तो ये इनके कंपैरिजन है। इन कंपैरिजन बेसिस पे हम आउटडोर इंडोर को तुलना कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि आउटडोर में जो है स्पेस रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, लेकिन इरेक्शन टाइम कम है। फ्यूचर एक्सटेंशन जो इजी रहता है, फॉल्ट लोकेट करना बहुत इजी रहता है, कैपिटल कॉस्ट कम होती है, ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, और फॉल्ट होने की संभावना भी जो है आउटडोर में कम रहती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, सबस्टेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर के अलावा देखिए निम्न इक्विपमेंट सामान्यतः सबस्टेशन के ऊपर लगे होते हैं। ये लिस्ट है,
इसमें देखिए बस बार होती है, ये बस बार्स लगाते हैं जहाँ ये हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स बस बार्स मीन्स कंडक्टर्स बसेस होती हैं, वहाँ से हम एक से ज़्यादा सर्किट बाहर ले टेक ऑफ कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। सेकंड होता है सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स जो है सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम आएंगे, ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों में। आइसोलेटर्स जो नो लोड अवस्था में लाइन को आइसोलेट करने के लिए काम आते हैं। सर्ज अरेस्टर्स और जो लाइटनिंग अरेस्टर भी बोल सकते हैं हम इनको, तो जो लाइटनिंग सर्ज आती है उसको अरेस्ट करने के लिए, ताकि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। सब स्टेशन अर्थिंग सिस्टम, करंट ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, शंट रिएक्टर्स और शंट कैपेसिटर्स, जो ये है पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए और वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए काम में आते हैं। तो ये सामान्यतः इक्विपमेंट होते हैं सब स्टेशन के अंदर। ये देखिए चार्ट में, इस स्लाइड में ग्राफिकल सिंबल्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ अपरेटस। अर्थिंग का ये सिंबल होता है, जैसा आपको मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये सिंबल्स देखिए इस प्रकार के ये सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स क्या कहते हैं, जब भी हम उसका सिंगल लाइन और 3 लाइन डायग्राम खींचेंगे तो हम बार बार सिंबल्स इसलिए काम आते हैं कि हम उसका नाम ना लिखे, उसकी डिज़ाइन नहीं बना के सिंबल्स बना लेते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये सिंगल लाइन और 3 लाइन डायग्राम में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो ये वेरियस इक्विपमेंट एलिमेंट्स के जो है सर्किट एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। अर्थिंग का सिंबल है, सर्किट ब्रेकर का है, करंट ट्रांसफार्मर, बस बार, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, टेंडम आइसोलेटर और ऑटो ट्रांसफार्मर, ये उनके सिंबल्स हैं। अब आते हैं हम सिंगल लाइन डायग्राम पे। देखिए सबसे पहले 33 kV सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम देखिए। ये 33 kV सब स्टेशन है। देखिए 33 की लाइन आ रही है, सिंगल लाइन डायग्राम है, एक सिंगल लाइन से शो किया हुआ। तो यहाँ पे सिंगल लाइन आ रही है। सबसे पहले हम गैंग ऑपरेटिंग स्विच के द्वारा उसको आइसोलेट करते हैं। तो 33 kV के लिए आइसोलेटिंग स्विच हो गया। वहाँ हम उसके बाद हम देखिए लाइटनिंग अरेस्टर लगा रखा है। वहाँ से लेके अलग अलग जो सर्किट निकाल दिए, 2 फीडर्स सेपरेट कर दिए और दोनों पे हमने जो सर्किट ब्रेकर लगा दिए हैं, सर्किट 1 एंड सर्किट 2। उसके बाद देखिए आपने 2 सेपरेट ट्रांसफार्मर हो गए। ट्रांसफार्मर से जो लो वोल्टेज LT लाइन निकलेगी उसको कंट्रोल करने के लिए 2 अगेन ऑयल सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। और वहाँ के बाद ये सेपरेट आउटगोइंग फीडर्स निकले हुए हैं। अगर ये 33/11 kV का सबस्टेशन है तो 11 kV के फीडर्स निकाल दिए सेपरेट। ये जो हमने 6 फीडर्स निकाल दिए। हमेशा पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है, एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। तो ये एक सामान्य 33 kV सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है। अगर किसी कारण से एक ट्रांसफार्मर या एक लाइन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो दूसरी लाइन के द्वारा हम बाकी सिस्टम को चला सकते हैं। इसी प्रकार से सिंगल लाइन डायग्राम देखिए 132 kV GSS का। देखिए यहाँ एक से ज़्यादा जगह से सप्लाई आ रही है, ये इनकमिंग लाइन है। सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगेंगे, उसके बाद में हमने लगा रखे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज मेजर करने के लिए, सीटीज लगी हुई है। उसके बाद में देखिए आइसोलेटर। चूँकि हमने ये बस बार अरेंजमेंट 2 बस लगा रखी है, एक मेन बस और एक ऑक्सिलरी बस। तो देखिए एक मेन बस को सप्लाई मिल रही है और उसके साथ ही साथ एक ऑक्सिलरी बस को सप्लाई दे रखी है। और इसी प्रकार से हम मेन बस से अलग फीडर ले लिया और ऑक्सिलरी बस से भी अलग फीडर ले लिया। सामान्यतः ऑक्सिलरी बस काम में नहीं लेंगे तो बस कपलर के द्वारा, बस कपलर भी एक तरह का सर्किट ब्रेकर है, तो जो बस को कपल करने के लिए काम आता है तो बस कपलर के द्वारा कपल करते हैं। बस कपलर के द्वारा इसको काट के एक मेन बस को काम में लेते हैं और मेन बस के का जो सिंगल लाइन आ रहा है वो सारे आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर वो ऑन रहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो है एक बस के द्वारा 2 सर्किट कर लिए हमने। ये ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं 132/33 के। ये 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ये डायग्राम में देखिए ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ जो है हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए हैं। पूरा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जगह जगह हमने सीटी मेजर करने, करंट मेजर करने की सीटी लगी हुई है। और
वोल्टेज मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लिए हुए हैं। यहाँ से वोल्टेज डाउन होके 33 के, और ये हमारे पास दो सेपरेट 33 की बस हैं। बस अरेंजमेंट कर रखा है, ये ले लेते हैं। अगेन बस पे भी हमने जो है पीटी लगा रखी है और लाइटनिंग अरेस्टर लगा रखे हैं, और वहाँ से आगे जो है 33 के फीडर्स निकाल दिए। अगर हमें वहाँ पे 11 के भी फीडर चाहिए तो 132 से 11 कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ से 11 के भी फीडर भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो है ये सब स्टेशन जिसका डायग्राम है, ये 132 का इनकमिंग हो गया और 33 के 2 फीडर निकल रहे हैं और 11 के भी के 2 फीडर निकल रहे हैं। तो आउटगोइंग जो है हमारे पास 33 और 11 के फीडर्स हो गए। अब देखिए आप, ये सिंगल लाइन डायग्राम है 220 kV GSS का, जहाँ से 220 से हम कन्वर्ट करके 132 भी कर रहे हैं, और जहाँ हमको 132 के फीडर की ज़रूरत है वहाँ से हम इस बस बार 132 kV की जो बस बार है वहाँ से 132 kV का फीडर ले लेते हैं। नेक्स्ट में हम 132 को 220 को हम डायरेक्टली 33 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 132 के द्वारा भी हम 33 में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। और 33 के जो है सेपरेट फीडर निकाल रखे हैं। तो ये देखिए, एक से ज़्यादा इनकमिंग फीडर है हमारे पास 220 के। तो ये हमारे पास बस 1, बस 2 एंड ट्रांसफ़र बस लगा रखी है, एक तरह से ऑक्सिलरी बस 1, बस 2 एंड स्टैंड बाय मोड में रखने के लिए बस तीनों के लिए पीटी लगी हुई है। तीनों के द्वारा जो एक बस अभी डेड रहती है और एक बस वर्क कर रही होती है, और एक ट्रांसफ़र बस को हम सामान्यतः ऑफ ही रखते हैं। यहाँ से इनकमिंग ले लेते हैं, और ये ट्रांसफार्मर के जिसका कि इनपुट 220 kV है और आउटपुट 132 है। ये दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, दोनों से 132 kV आउटगोइंग निकल रही ट्रांसफार्मर से। ये हमने 132 kV की बस बना ली। आगे लो वोल्टेज साइड में देख रहे हैं, यहाँ भी हमने बस बार अरेंजमेंट वैसे रखा जैसे इनकमिंग में बस 1, बस 2 एंड ट्रांसफ़र बस। और यहाँ से हमको 132 के फीडर निकालने तो 132 के ले लेते हैं, और अगर 132 के नहीं निकालने तो वापस अगेन स्टेप डाउन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर 33 kV में। तो 132/33 के और 132/ अगर हम चाहिए 11 kV तो यहाँ ट्रांसफार्मर लगा के और वहाँ से सेपरेट फीडर निकाल लेते हैं। तो 33 kV की बस है, तो यहाँ हम केवल 33 की तक ही डाउन कर रहे हैं, तो 33 kV की बस बना ली, और यहाँ से सेपरेट फीडर आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर के द्वारा कंट्रोल करते हुए, नियंत्रित करते हुए बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 220 kV ऑब्लिक 132 kV ऑब्लिक 33 kV का हो गया। ठीक है, थैंक्स।